हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भौकाल क्लास में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। वन शॉट रिवीजन है जो कि आपका 8वां चैप्टर होता है अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। बहुत सारे बोर्ड में इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2023 वाला, इसमें ये चैप्टर हट गया है। बहुत सारी जगह से हट क्या गया है, बहुत सारा, या तो हटा ही बोल सकते हैं, बहुत सारा पार्ट इसका काट दिया गया है, छोटा मोटा पार्ट है। बट मैं लगभग पूरा चैप्टर एक बार आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आपके काम आ जाएगी। तो देख लीजिएगा अपने आप कटे हुए सिलेबस के हिसाब से, जो डिडक्शन हुआ है सिलेबस में उसको देखते हुए आप अध्ययन करिएगा, पढ़ाई करिएगा। मैं यहाँ पर सारा का सारा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, काम में ही आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इसलिए इसको हम EM वेव भी लिखते हैं, अर्थात EMW भी इसको हम बोला करते हैं शॉर्ट कट में या संक्षेप में, ठीक है। तो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में ही पढ़ना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अगर बारे में जाने तो जैसे इससे पहले वैसे हमने, क्योंकि रेगुलर जो क्लासेस होती हैं उसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, जैसे कि प्रकाश के बारे में आप पढ़ रखे हैं, आपको रेडियो तरंग आपने सुना होगा, रेडियो वेव के बारे में आपने सुना होगा, परावैद्युत तरंग आपने सुना होगा, परावैद्युत तरंग नहीं बल्कि परावैग्निक किरण जिसको आप बोलते हैं, परावैग्निक किरण के बारे में सुना है, एक्सरे के बारे में आपसे सुना है, माइक्रोवेव के बारे में आपने सुना है जिसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं, आवर्त तरंग है। तो इस तरह से कई सारे तरंगों के बारे में आपने सुना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को विकिरण भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग या तरंगों को विकिरण भी कहते हैं हम, विकिरण भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग को समझना स्टार्ट करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, और इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे और सभी के गुण के बारे में पढ़ेंगे। यही है आपके चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले नाम में ही, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो थोड़ा सा ये आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है, इसको मैं बस, इसको तो वैसे भी आपने लिख लिया होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे बतानी है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग मैं लिख रहा हूं। विद्युत चुंबकीय तरंग, नाम से ही आपको इतना तो पता लग रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जब हम नाम ले रहे हैं, अर्थात तरंग तो आप जानते ही हैं, वेव तरंग तो आप जानते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग एक विशेष तरह की तरंग है, एक ऐसी तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण है। अर्थात इस तरंग में एक ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र B, ये दोनों मौजूद होते हैं। एक ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं और दोनों क्षेत्र कंपन करते हैं और एक तरंग बनती है जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण जो होता है, जो निर्माण है इसका, सबसे पहले इसकी खोज वगैरह की हम बात करेंगे। अभी निर्माण इसका, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। तो निर्माण इसका कब होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा छोटी सी एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आवेश को हम जानते हैं कि अगर आवेश स्थिर है, जैसे कोई आवेश है, यहाँ पर आवेश को Q को मैं बोलूँ, या मान लीजिए पॉजिटिव Q है या नेगेटिव Q है, कोई भी Q है, तो अगर आवेश है ये स्थिर है, अगर स्थिर आवेश है तो ये क्या उत्पन्न करेगा बेटा, क्या उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एक स्थिर आवेश। सही बात है। अच्छा, तो ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जब गतिमान आवेश होता है, जब यही आवेश Q गतिमान हो, गतिमान है, तो ये
विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिख सकते हैं, यहाँ भी मैंने लिखा है तो आप देख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र मतलब ई तथा बी दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, ये दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन तरंग नहीं उत्पन्न करता, परंतु तरंग नहीं बनाता। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुण मौजूद होते हैं इसके अंदर, जब ये चलना स्टार्ट करेगा, एक वेग से चलना स्टार्ट कर देगा तो। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है बेटा जब ये आवेश Q, यही आवेश Q अगर त्वरित गति करे, त्वरित गति मतलब इसके पास त्वरण हो, त्वरित गति मतलब त्वरण के साथ गति करे, वेग के साथ तो ठीक है, वेलोसिटी एक समान चाल वो तो ठीक है, लेकिन त्वरित हो, त्वरण हो इसके पास, अगर ये त्वरित गति कर रहा है तो त्वरित गति जब करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र उत्पन्न हो रहे थे, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रही है, इसमें क्षेत्र भी है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, लेकिन उनसे मिल करके दोनों क्षेत्रों से मिल करके एक तरंग का निर्माण हो जाता है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये आप याद रखिएगा, तीनों को मैंने लिख दिया है। थोड़ा समझते हैं इसकी इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने इतिहास लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। मैक्सवेल ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की। खोज का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है बेटा? आपसे अगर कोई पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का पता किसने लगाया तो मैक्सवेल ने लगाया। मैक्सवेल ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति का पता लगाया। खोज का श्रेय इनको जाता है। तो जो खोज है, जो सबसे पहले इसके बारे में जाना, वो कौन थे? मैक्सवेल थे। हर्ट्ज ने क्या किया? हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर तरंग का मात्रक भी रखा जाता है, सॉरी आवृत्त का मात्रक जो होता है, तरंग की आवृत्त का मात्रक जो होता है हर्ट्ज के नाम पे ही होता है। इसको HZ से दिखाते हैं, HZ से मात्रक को दिखाते हैं, नाम को नहीं दिखाते इनके, ठीक है। ये हर्ट्ज यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिखा है। तो हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम 6 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की थी, ठीक है। सर्वप्रथम जिन्होंने उत्पन्न की इन्होंने उत्पन्न नहीं की थी, इन्होंने बस पता लगाया था इसकी उपस्थिति का। फिर अपने यहाँ साइंटिस्ट हैं, एक जेसी बोस थे, मतलब अपने इंडिया के साइंटिस्ट हैं जो कि अपनी प्रयोगशाला में इन्होंने 25 मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य तक की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की। सक्सेसफुली इन्होंने इसको उत्पन्न कर ली थी और इसको कुछ दूर तक भेज भी पाए थे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं। ये कुछ दूर तक इसको ट्रांसमिट भी कर पाए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेज पाए थे, लेकिन बहुत दूर नहीं, कुछ मीटर तक, कुछ सेंटीमीटर तक। फिर मार्कोनी है, मार्कोनी साइंटिस्ट है। मार्कोनी ने सफलतापूर्वक कुछ किलोमीटर तक, लिखा है ना कुछ किलोमीटर तक, इन्होंने कुछ मीटर तक, कुछ दूरी तक इन्होंने भेजने में सक्षम रहे थे, लेकिन मार्कोनी ने इसको काफ़ी दूर तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और इन्होंने इसको कैसे भेजा? इन्होंने एंटीना का आविष्कार किया, एंटीना का यूज़ किया था। तो एंटीना का यूज़ किया, एंटीना के माध्यम से इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ किलोमीटर तक भेज पाए थे, ठीक है। तो एंटीना, तो आप जो जानते हैं, जो हम आजकल पढ़ते हैं, जैसे रेडियो जो रेडियो होता है जिसमें हम गाना सुनते हैं, पहले अब आता था, लोग खरीदते थे, अब तो मोबाइल के अंदर ही होता है। तो जो रेडियो है ना, रेडियो का आविष्कार भी मार्कोनी को ही जाता है। रेडियो तरंग जो उत्पन्न की गई थी, जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की गई थी सर्वप्रथम, वो रेडियो तरंग ही उत्पन्न की थी, ठीक है। वो रेडियो तरंग ही उत्पन्न हुई थी। बाद में उसके अलग अलग जो है प्रकारों का पता लगा, लेकिन सब सर्वप्रथम जो उत्पन्न की गई विद्युत चुंबकीय तरंग वो रेडियो तरंग थी। तो मार्कोनी को इसीलिए रेडियो का खोजकर्ता माना जाता है। और ये जो है एंटीना का यूज़ करके सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज पाए थे। इसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ऑपरेटर्स है, ठीक है। इसमें LC परिपथ होता है, ये होता है C क्या होता है बेटा? संधारित्र। तो यहाँ संधारित्र लगा हुआ है और यहाँ L जुड़ा है। L क्या होता है? प्रेरक कुंडली। तो LC परिपथ यहाँ स्रोत होता है ऊर्जा का, यहाँ जाता है, और ये इसको बोलते हैं, LC परिपथ को बोलते हैं बेटा टैंक परिपथ, ठीक है। LC परिपथ को टैंक परिपथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आवेश को दोलन जो है त्वरित किया जाता है, आवेश का दोलन होता है LC में। ये चार्ज होता है पहले, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर ये चार्ज होता है, यहाँ पर पूरा आवेश जाता है, फिर आवेश यहाँ से आता है, फिर ये चार्ज होता है। तो बार बार आवेश यहाँ दोलन करता है
जब दोलन करता है कोई भी कण तो आप जानते हैं वो त्वरित गति करता है, उसके पास त्वरण होता है। और इस प्रकार से एक निश्चित आवृत्त पर जब हम आवेश को दोलन करवाते हैं तो वह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करता है। उसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को एंटीना की मदद से काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये सक्सेसफुली इस प्रकार से इन्होंने किया था। और जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति आप जानते हैं एफ लिख सकते हैं या आप न्यू लिख सकते हैं आवृत्ति को, तो ये न्यू लिखा गया है, आपको एफ लिख रहा है तो एफ से लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये अनुनाद की स्थिति में होता है। तो एलसी परिपथ में जो दोलनों की आवृत्ति होती है वो होती है 1/2 पाई स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, अच्छा बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आवर्ती रूप से दोलायमान जो आवेश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग को स्रोत होते हैं, उत्पन्न करते हैं, आवेश ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कैसे आवेश हमने आपको दिखाया था यहाँ पर, जो त्वरित गति कर रहे हैं आवेश, अगर आवेश त्वरित गति करेगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करेगा। और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत देखो तरंगें दो प्रकृति की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की। अनुप्रस्थ का मतलब होता है बेटा, अनुप्रस्थ का मतलब होता है, देखो अगर तरंग अपने संचरण की दिशा के मतलब माध्यम के कण जो हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस तरफ जा रही, मान लो एक्स डायरेक्शन ये है, ये वाई डायरेक्शन है और ये कुछ जेड डायरेक्शन इस तरह से मान लेते हैं। तो अगर जो कण है माध्यम के ना, ठीक है, अगर तरंग आगे जा रही है, ये तरंग जा रही है, तरंग संचरण की दिशा मतलब तरंग जा रही है एक्स दिशा में, तो जो कण होने चाहिए ना, जो माध्यम के कण हैं वो एक्स दिशा में नहीं बल्कि एक्स के लंबवत दिशा में, चाहे वो एक्स में वाई में कंपन कर रहे हों, ठीक है, वाई में कंपन करें या फिर जेड में कंपन कर रहे हों, या उनका कंपन फिर जेड अक्ष के अनुदिश ऐसे ऐसे हो, मतलब एक्स की दिशा में चलेगा तो कौन तरंग, और जो कण होंगे वो माध्यम के लंबवत गति करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई तरंग इस प्रकार की है जो इस दिशा में जा रही है, वेग इस दिशा में है, वेलोसिटी, और देखेंगे कंपन क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वाई दिशा में कंपन हो रहा है और एक्स दिशा में ये तरंग जा रही है, तो एक्स और वाई एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस तरह की जो तरंग होती हैं ये अनुप्रस्थ प्रकृति की कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग वो होती हैं जैसे कोई तरंग इस प्रकार से है, एक्स दिशा में जा रही है और उसके कण भी जो हैं वो एक्स दिशा में ही कंपन कर रहे हैं, आगे पीछे उसी दिशा में आगे पीछे कंपन कर रहे हैं जो माध्यम के कण हैं। मतलब या तो कण अपने आगे या पीछे गति कर सकते हैं, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में कण कंपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की तरंग जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य, ठीक है, तरंग जो अपने या तरंग की संचरण के दिशा में ही कंपन करते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जब कण गति करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ, ठीक है, तरंग। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को भी समझ लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा विद्युत चुम्बकीय तरंग को अब सही समझने का टाइम आ चुका है। तो मैंने कहा विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं, दोनों से मिलकर एक तरह से बनी हुई है। तो इसको देखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इसको थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। या इसको इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। चलिए ऐसे मान लेता हूं मैं कि ये 0 पॉइंट है, ये वाई दिशा है, ये जेड दिशा है और ये एक्स दिशा है। अब यहाँ पर इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग को दिखाना है, तो मान लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्स के दिशा में चल रही है, एक्स दिशा में जा रही है, किधर भी जा सकती है, मैं एक्स दिशा में मान के चल रहा हूँ कि एक्स दिशा में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों का कंपन एक साथ हो रहा है, तो लेट्स से कि इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि वाई दिशा में जो है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस तरफ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का कंपन है और ये वाई दिशा में है, और इस दिशा में हम मान लेंगे, जेड की डायरेक्शन में हम मान लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का कंपन होगा। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जेड दिशा में मानूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र का कंपन है। ठीक है,
तो जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का कंपन होगा और वाई दिशा में आप देखेंगे, वाई दिशा में आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का कंपन है। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे माध्यम के कण कैसे कंपन कर रहे होंगे। ये अगर देखें तो जैसे यहाँ कण है जो वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा तरंग के साथ ऐसे। ठीक है, एक चित्र प्यारा सा बनाना जरूरी है। इधर फिर नीचे की तरफ तरंग गई है माइनस वाई में। ठीक है, और इसी प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कंपन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से कंपन चल रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कंपन जो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। ओके, तो समझिए इसको, ये जो दिशा है बी जो हो रही है कंपन, बी का कंपन है जैसे सांप चलता है, ऐसा मानिए कि सांप जैसे चलता है ना फर्श पर, जमीन पर सांप कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र का कंपन इस प्रकार से है। ये मतलब दाएं बाएं दाएं बाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये चल रही है चुंबकीय क्षेत्र। और ऊपर नीचे जो गति हो रही है वह है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे गति कर रहा है, ऊपर नीचे। ठीक है, वाई माइनस वाई, और ये माइनस जेड जेड माइनस जेड जेड। ठीक है, मतलब जेड से माइनस जेड जेड माइनस जेड जेड माइनस जेड, ये चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र और ये चल रहा है बेटा वैद्युत क्षेत्र। और दोनों के दोनों जा किधर रहे, आगे किधर। जैसे सांप ऐसे ऐसे गति कर रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, आगे किधर, एक्स की दिशा में। जो ये गति हो रही है ये वाली, ठीक है, ये भी कहाँ जा रही है बेटा, ये जा रही है एक्स के डायरेक्शन में, लेकिन कंपन कहाँ हो रहा है, कंपन हो रहा है देखेंगे वाई डायरेक्शन में। तो प्लस वाई माइनस वाई में वैद्युत क्षेत्र है, प्लस जेड माइनस जेड में चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन दोनों के दोनों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के दोनों जिस दिशा में गति कर रहे हैं वो दिशा कौन सी है बेटा, एक्स। ठीक है, ये है संचरण की दिशा, ये क्या है, संचरण की दिशा। ओके, संचरण की दिशा है। अब इसको आप और आगे बना सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये साइन थीटा के तरह फंक्शन है, साइन थीटा के रूप में इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर मैं वैद्युत क्षेत्र का कंपन लिखूं तो ये लिखूंगा ई वाई बराबर, क्योंकि हम लिख रहे हैं तात्क्षणिक, क्योंकि समय के अनुसार कंपन होगा ना, समय के साथ हम लिखेंगे। तो ई वाई बराबर आएगा ई नॉट, ठीक है, और आएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, टी क्या है, किसी समय टी पर, एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में चल रही है दिशा, के क्या है, संचरण नियतांक है। ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। और इसी तरह से बी जेड लिखूंगा, जेड डायरेक्शन में है बी। ठीक है, बी का कंपन किधर है, जेड डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे आएगा बी नॉट और साइन फिर से के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एक चीज आप पाएंगे, देखो ई नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, जिसको शिखर मान या आयाम बोलते हैं। बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान या फिर आयाम या फिर शिखर मान। ये क्या है, ये है कला किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या है, कला किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। तो दोनों के बीच में कलांतर, अर्थात मैं कहूं कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर अगर मैं लिखूं, कलांतर, तो आप पाएंगे वो है फाई बराबर 0। ठीक है, मतलब कलांतर 0 होता है, अर्थात इसमें से मैं इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, दोनों के कोण में से कोण को घटा दूं तो 0 प्राप्त होगा। अर्थात दोनों समान कला में होते हैं। वैद्युत क्षेत्र का कंपन और चुंबकीय क्षेत्र का कंपन दोनों समान कला में होती हैं। यहाँ पर x जो लिखा है, जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये x आ रहा है, ये बता रहा है दिशा को, किस दिशा में जा रही है, कौन, वैद्युत क्षेत्र या किस दिशा में जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में। दोनों की दिशाएं सेम होंगी, याद रखिए हरदम, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र जा रहा है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी जाएगा। ठीक है, कंपन दोनों x के, देखो ये x के लंबवत y दिशा भी होती है, x के लंबवत z दिशा भी होती है, और ये तीनों आपस में लंबवत हैं। y में चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, z में चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि एक दूसरे के लंबवत हो गए, और दोनों जा रहे हैं x एक्सिस में, जो कि अगेन इन दोनों के लंबवत है। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये लंबवत होता है बेटा
किसके, वैद्युत क्षेत्र के, या वैद्युत क्षेत्र जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और ये दोनों लंबवत होते हैं किसके, किसके बेटा, वेग के, जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन होती है। तो इनकी जो दिशाएं होती है देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, और ये दोनों लंबवत होते हैं वेग के जिस दिशा में चल रहे हैं। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है बेटा, ये बराबर होता है c के, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, चाहे वो कैसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, हर प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश की स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलती है। ये याद रखेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखेंगे बेटा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। वाई, जेड और एक्स वैसे भी तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये तीनों भी आपस में लंबवत होंगे, क्योंकि एक्स में जा रही है, वाई में कंपन हो रहा है चुंबक विद्युत क्षेत्र का, और जेड में कंपन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, ऐसा हमने माना है। ये जरूरी नहीं कि हर बार चुंबकीय क्षेत्र जेड में ही कंपन करे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वाई में कंपन कर रहा हो और चुंबकीय क्षेत्र वाई में हो और वैद्युत क्षेत्र जेड में हो, या एक एक्स में हो, जेड की तरफ जा रही हो चुंबकीय तरंग, और या वाई की तरफ जा रही हो चुंबकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ जानते हैं। ये विद्युत क्षेत्र के कंपन का कंपन लिखा है किसी समय टी पर, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन को हम देख सकते हैं किसी समय टी पर। इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। दोनों में जो संचरण की दिशा है वो आप देख सकते हैं नियतांक है। के यहाँ पर आप देखेंगे ये है संचरण नियतांक, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, संचरण नियतांक और भी इसका नाम बोलते हैं, ठीक है, तरंग नियतांक भी बोलते हैं, संचरण नियतांक भी बोलते हैं इसको, नियतांक। इसके बारे में आगे बात करता हूँ, 2π/λ, ठीक है, या λ/2π क्या होता है देखते हैं। तो आप देखेंगे y, z, x अगर बनाया आपको देखना है तो आप इस प्रकार से देखते हैं। मैंने एक ही चक्र का बनाया था, मैंने यहाँ तक का ही सिर्फ दिखाया था आपको, आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे तो ये खत्म ना होने वाली चक्र है, चलता जाएगा आगे, ठीक है। चलिए, तो ये किताबी वाला है जो दिखा दिया। अब कुछ गुण की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण, कुछ गुणधर्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषता देखेंगे, ई एवं बी सदैव समान कला में कंपन करते हैं, कलांतर 0 होता है, लिखा था ना, कला 0 है कलांतर, तो समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है, मतलब फाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। समझ में आई बात। ई एवं बी इस प्रकार होते हैं कि ई क्रॉस बी जो है, जो ई क्रॉस बी की दिशा होती है तरंग संचरण की दिशा बताती है। संचरण मतलब जिस दिशा में गमन कर रही है, संचरण का मतलब होता है गमन करना, गमन, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसकी दिशा बताते हैं। अगर आप देखें ई से बी की तरफ, ये लिखा गया है कि ई क्रॉस बी करेंगे आप। जब आप ई क्रॉस बी करते हैं, ई का गुणा करते हैं बी के साथ, सदिश क्षेत्र ई वैद्युत क्षेत्र का गुणा अगर आप करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो जो दिशा प्राप्त होती है, ये दिशा बताता है। ये किसकी दिशा बताता है बेटा, ये दिशा बताता है, दिशा बताता है किसका बेटा, तरंग संचरण की, संचरण की, जिस दिशा में तरंग जा रही है। जैसे y में ये है E और z में B है, तो y से z की तरफ मैं हाथ करूंगा तो जो मेरा अंगूठा है वो किधर बता रहा है बेटा, जो अंगूठा है वो किधर बता रहा है, x की तरफ। तो ये संचरण की दिशा हो गई, इस दिशा में तरंग जा रही है, देख सकते हैं ना, संचरण की दिशा, जिसको प्रकाश की स्पीड से आप बोल सकते हैं चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, धनात्मक x की दिशा में अगर संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसका समीकरण कैसे लिखेंगे, ये जैसे लिखा मैंने, ई वाई बराबर E0 साइन के x माइनस ओमेगा टी लिखा था वैसे ही, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी थी कुछ देर पहले ही, आपको समझा दिया था सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर E या ई वाई, बी या बी जेड क्षेत्रों के तात्क्षणिक मान है, B0 और E0 आप देख सकते हैं आयाम है जिसको शिखर मान बोलते हैं। के क्या है, कोणीय तरंग संख्या या संचरण नियतांक, जिसको 2π/λ लिखते हैं। इसको संचरण नियतांक भी बोलते हैं, अभी आपको बताया था, संचरण नियतांक भी बोलते हैं, ठीक है, सही है, संचरण नियतांक भी बोलते हैं। तो 2π/λ इसका मान होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है। 2π/λ का मतलब है, चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चला जाऊँगा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं कवर हो पाएगा, है ना, तो डिटेल लेक्चर क्योंकि नहीं है। अच्छा, तो संचरण नियतांक वगैरह आपको समझ जाना है कि के का मान कितना होता है, 2π/λ होता है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ और गुणों की बात कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो चाल होती है, कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो उसकी चाल होती है बेटा, वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल यही होती है ना, प्रकाश की चाल यही तो होती है। c बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और बराबर E0/B0 और बराबर होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये एक नंबर सवाल में पूछे जाने वाला, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये बहुत पूछा जाता है कि c बराबर प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल है, ठीक है, क्या है, फिर यहाँ पर μ0 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट μ0, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सही सूत्र याद रखिएगा। अर्थात अगर आप μ0 का मान, μ0 का मान क्या होता है बेटा, μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। अगर इन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए और गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल के 1 में भाग देंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सूत्र और याद रखिएगा कि c बराबर यहाँ लिखा गया है E0/B0, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जो होता है और बटे हुए चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान अगर ले ले या दोनों का अनुपात ले ले तो प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है, बताता है। किसी माध्यम में जाएंगे, ये है निर्वात में, मुक्त आकाश का मतलब निर्वात या वायु में। जब किसी माध्यम में प्रकाश जाती है या विद्युत चुंबकीय तरंग जाती है तो माध्यम की कुल चुंबकनशीलता और माध्यम की कुल विद्युतशीलता लेंगे वहाँ पर, इसलिए वेग जो होगा वो घट जाया करता है, तो v लेंगे, c नहीं लेंगे। c तो फिक्स है, ये कांस्टेंट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। μ0 क्या है, मुक्त आकाश की निरपेक्ष चुंबकीय चुंबकनशीलता है या कुल चुंबकनशीलता है। एप्सिलॉन नॉट आप देख सकते हैं, सॉरी निरपेक्ष चुंबकनशीलता है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अच्छा, ऊर्जा की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो दो तरह की उसमें ऊर्जाएं हैं। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा जो है समान रूप से विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में वितरित होती है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा होती है, इसको ऊर्जा को घनत्व के रूप में लिखते हैं कि एकांक क्षेत्र से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला या एकांक आयतन से गुजरने वाली चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना है और चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना है, ये होता है। तो इसको UE से दिखा रहे हैं। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली, E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, अर्थात विद्युत क्षेत्र को बता रही है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। इसको अगर अधिकतम ऊर्जा के साथ लिखेंगे तो E0² लिखेंगे और इसको अगर अधिकतम ऊर्जा के साथ लिखेंगे तो B0², क्योंकि B0 और E0 क्या होता है बेटा, अधिकतम मान होते हैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के। विश्लेषण से प्राप्त होता है कि जो U है वो बराबर होता है UE + VM, जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा घनत्व होता है वो विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात ये। और यहाँ पर आप अगर आप औसत निकालेंगे तो औसत आप किसी एक के साथ ले सकते हैं, या तो आप विद्युत क्षेत्र के साथ ले सकते हैं, आप चुंबकीय क्षेत्र के साथ लेना चाहें ले सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए चाहिए। तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप E0 के साथ अगर आपको सवाल लगाना पड़ेगा तो आप ये सूत्र लगाएंगे, B0 के साथ जरूरत पड़ेगी तो आप ये सूत्र लगाएंगे। तो बेसिक सी चीज़ें, इसमें कुछ इतना बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार और इसके उपयोग की बात करना स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम समझ गए हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, तो इसके प्रकारों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार की बात करें तो 7 प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरह की होती हैं, 7 प्रकार की होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। पहला है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग या तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंग, ठीक है। दूसरा है बेटा सूक्ष्म तरंग, तीसरा है इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग। और चौथा है दृश्य प्रकाश, जिसको हम सिर्फ प्रकाश बोल सकते हैं, दृश्य प्रकाश, जिसको हम सिर्फ प्रकाश भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, लाइट जिसको आप बोलते हैं, जिसके उपस्थिति में हम चीज़ों को देख सकते हैं, वही। और पांचवा है परावैगनी
पराबैंगनी तरंग। छठी है बेटा एक्स तरंग, एक्स तरंग जिसको हम एक्स रे बोलते हैं। और सातवां है बेटा गामा तरंग। ठीक है, गामा तरंग को गामा और तरंग लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके इंग्लिश में नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और रेडियो तरंग, ठीक है, थोड़ा सा कलर में बदल देता हूँ। इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में बताता हूँ। रेडियो वेव, ठीक है, और ये है माइक्रोवेव, ये है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, ये है विजिबल लाइट, ये है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को आप यूवी भी लिखते हैं, ठीक है, यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट तरंग। ये है एक्सरे, तो लिखा ही है, चाहे आप चाहो लिख लो एक्सरे। और ये लिखा है गामा रे, तो ये हो जाएगा गामा रे, ठीक है। तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंग हुआ करती है बेटा। इन सब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत है, मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बेटा, प्रकाश की चाल के बराबर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हर एक की है, लेकिन हर एक की ऊर्जा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक की आवृत्ति अलग है, हर एक की तरंग दैर्ध्य अलग है। ठीक है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने की वजह से जो इनका जो प्रकार आप देख रहे हैं, इसलिए ये प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे रेडियो तरंग की अलग ऊर्जा है, इसकी अलग ऊर्जा होती है, उसकी अलग ऊर्जा होती है, उसकी अलग ऊर्जा होती है, सबकी आवृत्तियां अलग अलग हैं, सबके तरंग दैर्ध्य अलग अलग हैं। एक रिलेशन आप याद रखिएगा हरदम, आपको हरदम से मैंने बताया है, फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ आपको। मैंने बता रखा है कि जो ऊर्जा होती है बेटा, जो ऊर्जा होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा, एनर्जी ई, ये बराबर होती है एच न्यू के, जो कि बराबर होता है एच सी बटे लैम्डा के। ये याद रखेंगे हरदम, ठीक है। इसी का यूज हम थोड़ा सा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका रिलेशन एक निकल के आ रहा है कि ई जो है ऊर्जा वो समानुपाती होती है आवृत्त के, लेकिन व्युत्कोणानुपाती होती है तरंग दैर्ध्य के। तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा याद रखना है, अर्थात जिस तरंग दैर्ध्य जिस तरंग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी तरंग दैर्ध्य लेकिन सबसे छोटी होगी। ठीक है, मतलब तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगी और तरंग दैर्ध्य अगर घटेगा, कम होगा जिसका, उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर सबसे ऊर्जावान तरंग की बात करें क्रमानुसार, वैसे मैंने लिखा है सबसे ज़्यादा ऊर्जावान तरंग है गामा तरंग। इसका मतलब कि गामा तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन गामा तरंग की लैम्डा सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, न्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा, गामा के लिए, और लैम्डा मिनिमम किसके लिए होगा, गामा के लिए। यहाँ पर इसकी ऊर्जा सबसे कम है, अर्थात इसकी आवृत्ति सबसे कम है, लेकिन इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तरंगदैर्ध्य मतलब लैम्डा का मान इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो इधर से जब 1 से लेके जब 7 की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्ध्य घट रहा है और आवृत्ति बढ़ रही है और ऊर्जा बढ़ रही है, और जब 7 से इधर की तरफ आते हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, ऊर्जा घटती है। ठीक है, याद रखेंगे, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगी। ठीक है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। ठीक है, बता रखा है, बेसिक सी चीज़ है। अब इसी बेसिस पे हमने यहाँ पर एक सूत्र बनाया है इसको याद रखने का कि कैसे याद रखें। तो जैसे आप देख सकते हैं, रेडियो से हमने लिया आर और ए, रेडियो से हमने लिया आर ए, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पहले उनको पता होगा, ये आर ए 2 शब्द, और ये इसका लिया एम। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने बना लिया है आर ए एम। इसका इंफ्रारेड का लिया है आई एन। ठीक है, आई एन। ये विजिबल का पूरा विजिबल लिया है। ठीक है, ये पूरा विजिबल का विजिबल ले लिया। यहाँ पर इसका लिया है U और V अर्थात UV, क्योंकि इसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं तो UV लिया है। और ये एक्स रे का लिया है सिर्फ X। ठीक है, और गामा रे को मतलब गामा और लिखा है हमने रे।
अब आप इसको पढ़ेंगे तो एक सूत्र, एक तरीके का याद करने का एक तरीका बना है, सूत्र तो नहीं। इसको पढ़ते हैं तो RAM, राम मैं इसको बोल देता हूँ, फिर इनविजिबल लिखा है, इनविजिबल, राम इनविजिबल UV X गामा रे, ठीक है। ये क्रम याद हो गया, और इस क्रम में हमें पता है कि जब इधर से उधर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है और तरंग दैर्ध्य घट रही है। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर बना रखा है हर एक तरंग के लिए पूरा जो स्पेक्ट्रम है ना, जो वर्णक्रम प्राप्त होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, और इसको बस आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ध्यान से बस इसको देखेंगे, याद हो जाएंगी चीज़ें। इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं, देखो RA सॉरी M है, अलग अलग कलर से कर दिया ताकि आपको पता लगे कि रेडियो का RA लिया है, इसका M लिया है, इसका इन, तो अलग अलग कलर इसलिए यूज़ किया है। रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमें एक चीज़ पता है कि इधर से उधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, इधर से उधर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है और तरंग दैर्ध्य घट रही है। उधर से इधर आएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी और ऊर्जा घटेगी, सिंपल सी बात है। ये याद रखेंगे सभी बच्चे, हर एक बच्चे को याद रखना है। सिर्फ इस सूत्र को याद रखने से राम इनविजिबल UV एक्सरे पूरा क्रम आप याद कर रहे हैं, और इससे आप विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर का 90% सवाल लगा सकते हैं जो आपके बोर्ड लेवल पर पूछा जाता है। मतलब 90% प्रश्न आप यहीं से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पूछा जाएगा कि जैसे अल्ट्रावायलेट बोल दिया तो इससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब 7 तरंगे हैं, 7 में से 4 को किसी लिख देगा, आपका एक आंसर रहेगा। इसमें से अब एक्सरे हो सकती है, गामा रे हो सकती है। अगर ऑप्शन में एक्सरे है तो एक्स को लगाएंगे, गामा रहेगी तो गामा को लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ऊर्जा है, पूछेगा ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी बड़ी होती है, तो फिर उधर वाली तरंगों को लगाएंगे। जो UV के उधर होंगी उनकी तरंग दैर्ध्य बड़ी है, जो UV के इधर है इनकी आवृत्ति बड़ी है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। एक तरीका मैंने बताया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने आपको एक चीज़ बताया था अभी, हरदम ये याद रखें कि जो E है, क्योंकि हमने बताया है E बराबर होता है H न्यू के, बराबर है HC बटे लैम्डा के, अर्थात सिंपल सी बात है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू है, E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, और आवृत्त और लैम्डा भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये याद रखेंगे कि आवृत्ति यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम न्यू का मान बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है E का मान बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मैं लैम्डा का मान बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब E का मान घटेगा, ठीक है। लैम्डा बढ़ेगा तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मैं लैम्डा का मान बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी चीज़ है कि E का मान घटेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक तरीका है याद रखने का, याद रखेंगे, गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। चलिए, अब स्पेक्ट्रम देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पर जो क्रम है स्पेक्ट्रम का वो थोड़ा सा विपरीत है जो मैंने लिखा था उसका, ये घटते क्रम में लिखा गया है ऊर्जा के। गामा रे सबसे अधिक ऊर्जावान है और रेडियो वेव सबसे कम ऊर्जावान है इधर की तरफ। तो यहाँ पर आप पाएंगे, देखिए 7 तरंगे हैं। पहली है यहाँ पर गामा, दूसरी है एक्सरे, तीसरी है अल्ट्रावायलेट, चौथी ये रीजन है पतला सा जो कि विजिबल लाइट आती है, तो चौथी ये है, पांचवी है इंफ्रारेड, छठी है माइक्रोवेव और सातवीं है रेडियो वेव, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश में लिखा है चीज़ें, परेशान मत होइएगा। लैम्डा वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, ठीक है। न्यू लिखा है ये, और ये लैम्डा लिखा है, इसका मात्रक लिखा है मीटर, इसका मात्रक लिखा है प्रति सेकंड या हर्ट्ज भी आप बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे जो लिखा है मान ये है आवृत्त का, ऊपर जो मान लिखा है वो है तरंग दैर्ध्य का। तो जब आप देखो यहाँ से लिखा है ना इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब इधर से जब इधर की तरफ आप जा रहे हैं तो लैम्डा का मान बढ़ रहा है। कब? जब आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा का मान बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ से इधर की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जो आवृत्ति है इसका मान बढ़ रहा है जब आप इधर से इधर की तरफ आएंगे। वैसे भी यहाँ पर एक चित्र बना है, देखिए यहाँ पर वेवलेंथ बहुत छोटी है, तरंगदैर्ध्य छोटी है, जल्दी जल्दी कंपन हो रहा है। फिर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कंपन धीरे धीरे होता जा रहा है, मतलब दूर दूर होता चला जा रहा है, और वहाँ पर देखिए कितना फैल गया। तो तरंगदैर्ध्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सॉरी सबसे कम है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तरंगदैर्ध्य बढ़ती जा रही है। और तरंगदैर्ध्य कम है यहाँ पर तो ऊर्जा ज़्यादा है यहाँ पर, और जहाँ पर तरंगदैर्ध्य बड़ी है वहाँ पर ऊर्जा कम है, ठीक है।
जो विजिबल लाइट होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, क्योंकि लाल इधर से इधर की तरफ है ना, उधर से इधर की तरफ तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है 7 रंगों में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैजानी हिप्पिनाला आप करेंगे आपको कलर दिख जाएगा यहाँ पर, और ये स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का। तो पूरा का पूरा यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपके नज़रों के सामने है। अब इन तरंगों का यूज़ वगैरह आपसे पूछता है कि गामा तरंग कैसे उत्पन्न होती है, एक्स-रे तरंग कैसे उत्पन्न होती है, इनका यूज़ क्या है। तो अगर आप क्रमशः देखेंगे एक एक करके, अगर आप पढ़ना चाहें यहाँ पर तो आप पढ़ सकते हैं। सारा का सारा टेबल मैंने यहाँ पर दे दिया है आपको। तो गामा किरण कैसे उत्पन्न होती है, इसकी अगर तरंग दैर्ध्य वगैरह वैसे याद नहीं रखना है, आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है, गुण याद रखना है, ठीक है, और उपयोग याद रखना है। जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गुण और उपयोग सबका, क्या गुण है इसका और इसका उपयोग क्या है। तो गुण और उपयोग पढ़ना है आपको हर एक का, ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछेगा तो, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको गुण और उपयोग पर ही ध्यान देना है सबके। इसको आप बस पढ़ लेंगे और पीडीएफ आपको पता है मिल जाएगी, है ना, बिल्कुल। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसकी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे गुण और उपयोग ही लिखना है, पढ़ना है इसका आपको, तो इसको देख लीजिएगा और पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जो आपको याद रखना है वो यही है। इन सभी तरंगों में जो आपको ज़्यादा पूछी जाती हैं तरंगे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो 4 ही हैं मात्र जो मुख्यतः पूछी जाती हैं, ठीक है। पहली है बेटा, पहली कौन सी है बेटा, पहली आपसे पूछी जाती है जैसे अवरक्त तरंग, जो ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़नी है। दूसरी है सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। तीसरी कौन सी बेटा, तीसरी है रेडियो तरंग। और चौथी आपको, चौथी वैसे दृश्य प्रकाश के बारे में इतना नहीं पूछेगा क्योंकि दृश्य प्रकाश अगला एक चैप्टर भी है किरण प्रकाश की वाला। तो चौथी आप एक्सरे या गामा रे के बारे में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एक्स या गामा के बारे में, गामा तरंग, ठीक है, सही है ना। परावैग्नी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं, वो आप पहले से भी पढ़ रहे होते हैं, पौधागर प्रभाव वगैरह आपको पता होता है, तो बेसिक से चीज़ें हैं। इन तरंगों को ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि इनके गुण पहली बार लिखे गए हैं, ये आपको सिलेबस में पढ़ने को मिलते हैं, खास करके ऊपर की 2 और नीचे की 2। ये इनके गुण आपको इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया है, तो यहीं पर मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये है मैक्सवेल के नियम, ठीक है। मैक्सवेल ने जो नियम, मैक्सवेल ने 4 समीकरण को या 4 सूत्र जो है उनको एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी 4 समीकरण हैं जो प्रकृति का या पूरे ब्रह्मांड का एक नियम बताती हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देती हैं, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। और बहुत गहन जो है अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि 4 ऐसी अद्भुत समीकरण है ना जो पूरे ब्रह्मांड के राज को खोल के रख देती हैं। अब क्या राज खुलता है वो आपको अभी नहीं जानना है, बस आप ये समझिए कि ये अद्भुत समीकरण को उन्होंने इकट्ठा किया। वो कौन कौन समीकरण थी, पहले जो आप गाउस का नियम पढ़ते हैं, E.dA बराबर Q/ε0, गाउस का नियम जिसको आप बोलते हैं। दूसरा जो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बंद लूप बनाता है तो उसका जब समाकलन करेंगे तो 0 आएगा। और E.dl मतलब विद्युत क्षेत्र का रेखीय जब समाकलन करते हैं तो आपको मिलता है -d∅/dt, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा d∅/dt। चुंबकीय या जो फैराडे का नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ते हैं वही वाला, E.dl बराबर -d∅/dt। चौथा नियम है एम्पियर का नियम, एम्पियर का परपथीय नियम जो आप पढ़ते हैं, B.dl। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो μ0I/c, ये बताया था किसने, एम्पियर ने। तो ये 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में मैक्सवेल ने पाया कि जो चौथा नियम है, 3 तो ठीक है, ये इन्होंने कहा कि मैक्सवेल ने कहा ये तीनों नियम सही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। ये नहीं कहा कि गलत है, ये नियम में थोड़ी सी कमी है, इसमें थोड़ी कमी है, मतलब सुधार की जरूरत है। इसमें क्या है, सुधार की जरूरत है। क्या है, जरूरत है। अब वो सुधार की क्या जरूरत है उसको मैक्सवेल ने सुधारा, कैसे सुधारा ये हम जानेंगे। तो विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैक्सवेल ने काम किया था। तो मैक्सवेल ने
उसी सुधार करने में जब सुधार उन्होंने करना स्टार्ट किया एम्पियर के नियम में, या एम्पियर का जो समीकरण है उसमें, ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम तो आप जानते हैं, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई आता है, सिंपल सी बात है। और एम्पियर के नियम की असंगतता या जिसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, तो मैक्सवेल ने पाया, अपने प्रयोग किया कुछ उन्होंने, मैक्सवेल ने अपने प्रयोग के आधार पर पाया और ये सिद्ध किया कि एम्पियर का नियम केवल स्थायी धारा के लिए ही या नियत धारा के लिए ही या नियत विद्युत क्षेत्र के लिए ही लागू होता है। मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए, अर्थात अगर कोई विद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है लगातार, तो वहां पर इसका ये नियम फेल हो जाता है एम्पियर का। तो क्या संशोधन किया इस नियम में वो आप देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि विचार कीजिए, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि मान लीजिए हैं कि यह संधारित्र है, सी लिखा है संधारित्र है ये, ठीक है, ये संधारित्र है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र है, दो प्लेट है, एक पर धनात्मक आवेश है, एक पर ऋणात्मक। अब लगातार इसको चार्ज कर रहे हैं। पहले मान लेते हैं कि यह डिस्चार्ज था, इसके प्लेट पर कोई आवेश नहीं था, मान ले टी बराबर 0 समय पर कोई आवेश नहीं था। जब इसको जोड़ा गया, करंट इसमें प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो इस पर ऋणात्मक आवेश की मात्रा प्रेरण द्वारा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ये आवेशित होते जाएगा, इसके पहली प्लेट पर धनात्मक आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश एकत्रित होते चले जाएंगे। तो यहाँ तो तार है बाहर, प्लेट के बीच में तो कोई तार नहीं ना, तो उन्होंने दो लूप लिए, काल्पनिक लूप लिए। पहला लूप लिया, ये पहला लूप बोल दीजिए, इसको हम L1 भी बोल सकते हैं। ये L1 लूप लिया इन्होंने, जिसको प्राथमिक लूप या P बोला गया है, प्राथमिक लूप लिया। यहां पर एम्पियर का नियम लगाया और एक दूसरा लूप और लिया जो प्लेटों के बीच में लिया, ये L2 है, या दूसरा लूप जिसको आप बोल सकते हैं। दो पास या लूप लिए, क्योंकि एम्पियर का नियम बंद परिपथ के लिए लगता है ना, ठीक है, क्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड जो है लाइन के लिए लगता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वक्र के लिए लगता है वैसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि एम्पियर का नियम काम कर रहा है L1 में पहले लूप पे, दूसरे लूप पर जो सेकेंडरी लूप है, सेकेंडरी को S से लिख रहे हैं, द्वितीयक लूप, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक को P से लिखा है, सेकेंडरी को S से लिखा है, इसको L1 L2 में लिख दिया। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में तो जगह खाली है, देखो कोई तार यहाँ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर भी एम्पियर का नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि करंट तो आगे यहाँ पर बह रही है भाई, करंट तो यहाँ पर बही ना आगे, यहाँ से करंट आई तो यहाँ भी गई आगे, तो यहाँ करंट आगे जा कैसे रही है, यहाँ तो कोई तार ही नहीं लगा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि करंट यहाँ पर जा रही है, कैसे हो रहा है। यहाँ पर जब एम्पियर का नियम लगाया तो वो फेल हो गया। तो इन्होंने कहा मैक्सवेल ने, अब मैक्सवेल इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ नियम में असंगतता है, मतलब कुछ कमी रहे, क्योंकि परिवर्ती क्षेत्र आ गया, यहाँ पर प्लेटों के बीच में क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आवेश आएगा उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में होगा। तो क्योंकि लगातार बदल रहा है, तो उन्होंने पाया कि जब लूप L1 और L2 में एम्पियर का नियम लगाते हैं तो उन्होंने पाया कि L1 के लिए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो करंट बह रही है, तार ही है, L1 तार ही है, तो वहाँ तो ठीक है, आई करंट बह रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट है, तो म्यू नॉट आई हो गया, म्यू नॉट आई हो गया। लेकिन जो L2 है, जो अंदर लूप है, उसमें वहाँ पर तो कोई करंट ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर जब म्यू नॉट और गुणे आई करेंगे तो आई का मान तो 0 है, प्लेटों के बीच में, प्लेट के बीच में कोई करंट बह नहीं रही है ना, तो वहां पर तो आई 0 हो गया, तो 0 आ गया ये वाला पार्ट 0 हो गया आगे का, ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्लेटों के बीच में उपस्थित क्षेत्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए 0 हो गया। लेकिन मैक्सवेल ने कहा, जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं है। व्यवहार में पाया गया कि प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे समझाने में एम्पियर ऐसे फलते, और यही एम्पियर नहीं समझा पाए थे, जिसको मैक्सवेल ने समझाया। और मैक्सवेल ने कहा कि ये जो है ना, जो L1 है उसके लिए सत्य, ये L2 के लिए, L2 के लिए ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो B डॉट डी एल जो है ये म्यू नॉट आई के बराबर नहीं होगा, इसमें कुछ और चीज जोड़नी पड़ेगी, तब जाके सत्य होगा। और क्या जोड़नी पड़ेगी, तो संशोधन किया कि B डॉट डी एल है वो बराबर होगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अर्थात मैक्सवेल कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच में दो तरह की धारा बहती है, आईसी को बोलते हैं चालन धारा, जो चल रही है किसमें बेटा, तार में, चालन धारा। और प्लेटों के बीच में एक धारा बह रही है आईडी, जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, ठीक है। और यही आईडी को नहीं बता पाए थे, इसको तो बता दिया था, आईसी को आई लिख दिया था किसने, एम्पियर ने, लेकिन आईडी को नहीं बताया था। यही मैक्सवेल का यही तो काम है, मैक्सवेल ने यही तो काम किया था,
मैक्सवेल ने यही संशोधन किया था। उन्होंने कहा कि जो टोटल करंट आई है वो बराबर होनी चाहिए IC प्लस ID के, और जो फॉर्मूला था B डॉट DL ये बराबर लिखना पड़ेगा म्यू नॉट, और I की जगह आएगा IC प्लस ID के। ठीक है, अब जाके ये सही है, मैक्सवेल ने कहा अब ये सही हो गया। बस इसमें विस्थापन धारा की कमी थी, विस्थापन धारा को उन्होंने जोड़ा और कहा कि भैया अब ये जाके करेक्ट हो गया। और विस्थापन धारा जो D है उसका मान है, जो विस्थापन धारा जो ID है ये बराबर है एप्सिलॉन नॉट d फाई बटा dt, और फाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है, तो d फाई ई मतलब है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का परिवर्तन समय के साथ, विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर के साथ लिखा है उन्होंने ये करंट। ठीक है, तो करंट ये वाली एक्स्ट्रा थी, इसको ऐड कर देंगे। ये चालन धारा है और ये विस्थापन धारा है एप्सिलॉन नॉट d फाई ई बटा dt। संधारित्र की प्लेटों के बीच में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ये उत्पन्न होती है धारा। ये धारा कहाँ बह रही है बेटा, ये धारा बह रही है यहाँ पर, जहाँ पर मैक्सवेल ने बताया, एम्पियर का नियम यहाँ फेल हो रहा था, उन्होंने बताया कि एक धारा है लेकिन वो विस्थापन धारा है, वो तार में नहीं बह रही, वो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन की वजह से यहाँ पर बह रही है। ठीक है, चलिए, तो ये था। और अब नियम में संशोधन जब कर दिया तो बाकी तो ठीक थे, गाउस का नियम था E डॉट ds बराबर क्यू बाटा एप्सिलॉन नॉट, ये सही था अपनी जगह पर। चुंबकत्व में गाउस का नियम ये भी सही था। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये सही था। मैक्सवेल ने जब करेक्ट कर दिया तो इसको अब बोला जाता है, देखो पहले क्या बोला जाता था इसको, पहले क्या था, ये सिर्फ एम्पियर नियम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मैक्सवेल ने संशोधन जब कर दिया तो अब ये बन चुका है मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, यह संशोधित एम्पियर का नियम भी इसको बोलते हैं। B डॉट DL बराबर म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d फाई ई बटा dt, और यही है 4 मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल ने इन 4 समीकरणों को इकट्ठा किया और ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गूढ़ राज को बताती हैं, रहस्य को बताती हैं। ठीक है, अब वो रहस्य क्या है, ये जब भौतिक विज्ञान आप आगे पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई तो पढ़ेगा, कभी भौतिक विज्ञान में अपना करियर अगर बनाएगा तो ज़रूर उसको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन मैंने थोड़ा, क्योंकि छोटा चैप्टर था तो इतना ज़्यादा जल्दीबाजी मैंने की नहीं, मैंने थोड़ा इसमें इत्मीनान से बनाया, इसलिए थोड़ा लंबा बन गया है। 52-53 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, उसके बाद मैक्सवेल के काम के बारे में या मैक्सवेल के समीकरण के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही इस चैप्टर में, यहीं तक। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन के साथ। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एग्ज़ाम की पूरी तैयारी यहीं पर होगी, याद रखिएगा, नाम विपिन सिंह फिजिक्स चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।